हेलो गाइस, वेलकम टू मिथलो लेक्चर्स। जैसे कि हमारा सब्जेक्ट चल रहा था लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, और इस सब्जेक्ट में हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा डिस्कस द मेन प्रोविजंस ऑफ द इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1909 और मॉडले मिंटो रिफॉर्म्स 1909। तो ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि मेन प्रोविजंस क्या है इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1909 की, या ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि मेन प्रोविजंस क्या है मॉडले मिंटो रिफॉर्म्स की। The Indian Councils Act 1909 constitute a landmark in the constitutional history of India। जहाँ पे ये बताया गया है कि जो इंडियन काउंसिल्स एक्ट है 1909 ईस्वी का, इसने एक लैंडमार्क कॉन्स्टिट्यूट किया है जो कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री है इंडिया की उसमें। They were definitely a step forward in the establishment of the provincial liberty or autonomy and self-government in India at a later stage। यहाँ पे ये बताया गया है कि एक स्टेप लिया गया है इस एक्ट के द्वारा, इस एक्ट के जरिए एक स्टेप लिया गया है कि जो प्रोविंशियल प्रोविंसेस होती हैं, प्रोविंसेस का मतलब होता है स्टेट्स, और स्टेट्स जैसे हम बोल सकते हैं पंजाब, उत्तर प्रदेश। तो उस टाइम पे जो प्रोविंसेस वगैरह होती थी, उनकी लिबर्टी, उनकी इंडिपेंडेंस के लिए, उनकी इंडिपेंडेंस को एस्टेब्लिश करने के लिए स्टेप लिया गया इस एक्ट के द्वारा। एंड सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया एट अ लेटर स्टेज, और लेटर इस एक्ट के लेटर स्टेज में इंडिया की जो सेल्फ गवर्नमेंट है, इंडिया में गवर्नमेंट बनाने का ऑप्शन वगैरह रखी गई, प्रोविजंस वगैरह दी गई। लॉर्ड मिंटो became the victory of India and Lord Morley became the Secretary of State of India। तो यहाँ पे ये बताया गया कि लॉर्ड मिंटो को क्या मतलब इंडिया का क्या डेजिग्नेशन मिला उनको, और जो लॉर्ड मॉर्ले थे उनको क्या डेजिग्नेशन मिला इंडिया में। जस्ट बिफोर दिस एक्ट द एक्ट ऑफ ईयर 1892 वाज पास्ड। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि इस एक्ट के पहले जो 1909 का एक्ट है इंडियन काउंसिल एक्ट, इस एक्ट के पहले जस्ट 1892 में एक्ट पास हुआ था। बट द पीपल ऑफ इंडिया वर नॉट सेटिस्फाइड विद रिफॉर्म्स मेड अंडर दिस एक्ट। बट जो इंडिया के लोग थे वो 1982 में जो एक्ट बना था, उस एक्ट के रिफॉर्म्स वगैरह से, जो भी रिफॉर्म्स वगैरह किए गए थे उस एक्ट में, उससे सेटिस्फाइड नहीं थे इंडिया के पर्सन्स। एट दैट टाइम द पॉलिटिकल कंडीशंस वर आल्सो नॉट फेवरेबल। तो उस टाइम पे जो पॉलिटिकल कंडीशंस थी वो भी मतलब फेवर नहीं कर रही थी इस एक्ट के हिसाब से। फॉर दीज रीजंस द गवर्नर जनरल फेल्ट टू मेक नेसेसरी मॉडिफिकेशंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इन्हीं रीजंस की वजह से कि हाँ इंडिया के लोग जो हैं वो सेटिस्फाइड नहीं थे उन रिफॉर्म से, और पॉलिटिकल कंडीशन से मैच नहीं कर रहा था ये एक्ट। इन्हीं रीजंस को देखते हुए जो गवर्नर जनरल थे उन्होंने ये फील किया कि जरूरी मॉडिफिकेशंस करनी पड़ेंगी कॉन्स्टिट्यूशन में। ही मेड अ कम्युनिकेशन विद लॉर्ड मॉर्ले। तो उन्होंने ये लॉर्ड मॉर्ले से बात करी, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, तो जो कि सेक्रेटरी हैं स्टेट इंडिया इंडिया के। एंड प्रिपेयर्ड अ बिल विच वाज पास्ड इन ईयर 1909। और उनसे सलाह लेकर, उनसे बात वगैरह करके, कम्युनिकेट करके एक बिल को प्रिपेयर किया गया जो कि 1909 ईस्वी में पास किया गया उस बिल को। दिस बिल वाज लेटर ऑन नॉन एज मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स 1909। तो इस बिल को बाद में मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स 1909 बोला जाने लगा। मेन प्रोविजंस, मेनली टू काइंड्स ऑफ प्रोविजंस वर मेड इन मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स। यहाँ पे ये बताया गया है कि मेनली दो तरह की प्रोविजंस दी गई है मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स में। सबसे पहले तो है प्रोविजंस रिलेटेड टू सुप्रीम लेजिस्लेटिव काउंसिल। देन सेकंड है प्रोविजंस रिलेटेड टू प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो जो सुप्रीम लेजिस्लेटिव काउंसिल के बारे में प्रोविजंस दी गई हैं इसमें पार्लियामेंट्री रिफॉर्म्स में, और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल जो स्टेट्स वगैरह की रहती हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल, उनके बारे में प्रोविजंस दी गई हैं इसमें। अंडर द प्रोविजंस रिलेटेड टू सुप्रीम लेजिस्लेटिव काउंसिल द प्रपोजल्स फॉर चेंजेस वर विद रिगार्ड टू कॉन्स्टिट्यूशन एंड ड्यूटीज। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि जो जो प्रोविजंस वगैरह सुप्रीम लेजिस्लेटिव काउंसिल के रिलेटेड हैं, उनमें जो प्रपोजल्स वगैरह दिए गए हैं ताकि चेंजेस वगैरह की जा सके कॉन्स्टिट्यूशन और ड्यूटीज जो हैं उनके रिगार्डिंग में, उनके बारे में। these रिफॉर्म्स में बी क्लासिफाइंग अंडर द फॉलोइंग हेड्स। तो जो ये रिफॉर्म्स हैं इनको क्लासिफाई किया गया, इनको बताया गया है फॉलोइंग हेड्स के जरिए। सबसे पहले इसमें हमारा पॉइंट है द इनलार्जमेंट इन द साइज ऑफ द सुप्रीम लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो सुप्रीम लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसका जो साइज है उसको मतलब काफी लार्ज वगैरह था। द एक्ट इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ द सुप्रीम लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो इस एक्ट के द्वारा जो स्ट्रेंथ थी
नंबर ऑफ बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ मेंबर्स वगैरह थे सुप्रीम लेजिस्लेटिव काउंसिल के, उनको बढ़ाया गया, इंक्रीज किया गया। द नंबर ऑफ एडिशनल मेंबर्स विच वाज नॉट मोर देन 16 अंडर द एक्ट ऑफ 1892 वाज नाउ रेज्ड टू 60। यहाँ पे ये बताया गया है कि जो एडिशनल मेंबर्स थे जो कि पहले 19 जो 1892 के एक्ट में थे, 1892 के एक्ट में, वो 16 थे मैक्सिमम, 16 से ज्यादा नहीं मेंबर हो सकते थे एडिशनल मेंबर्स। बट इस एक्ट के द्वारा उन मेंबर्स को 16 से बढ़ाकर 60 कर दिया गया। एंड फॉर प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स इट वाज मेड समवेयर 30 एंड समवेयर 10। और यहाँ पे ये भी बताया गया है कि जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स थी, कि मतलब जो स्टेट की लेजिस्लेटिव काउंसिल्स वगैरह होती थी, तो किसी स्टेट में वो 30 होते थे मेंबर्स, किसी स्टेट में 10 होते थे। वो स्टेट टू स्टेट वेरी करते थे। इसमें हमारा जो सेकंड प्रोविजन दिया गया है, मेथड ऑफ अपॉइंटमेंट। द मेथड ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ द एडिशनल मेंबर्स ऑफ द सुप्रीम लेजिस्लेटिव काउंसिल वाज आल्सो चेंज्ड। यहाँ पे ये बताया गया है कि जो तो मेथड था अपॉइंटमेंट करने का एडिशनल मेंबर्स की, जो सुप्रीम लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर्स हैं, वो मेथड भी चेंज हो गया इस एक्ट के जरिए। अप टू नाउ द अपॉइंटमेंट वर बीइंग मेड बाय द नॉमिनेशन। अब तक जो अपॉइंटमेंट वगैरह होती थी वो नॉमिनेशन के द्वारा की जाती थी, नॉमिनेशन वगैरह नॉमिनेट किया जाता था। बट नाउ द अपॉइंटमेंट्स वर टू बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्शन। बट जो 1909 का एक्ट है, उस एक्ट के हिसाब से जो अपॉइंटमेंट्स वगैरह होनी है मेंबर्स की, एडिशनल मेंबर्स वगैरह की, उनकी अपॉइंटमेंट इलेक्शन के बेस पे की जाती थी। थर्ड पॉइंट है इसमें हमारा मेंबर्स, थर्ड प्रोविजन। Under the Parliamentary reforms, two kinds of members were kept in the legislative councils, official members and non-official members। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि जो पार्लियामेंट्री रिफॉर्म्स हैं, उसमें दो तरह के मेंबर्स रहते हैं जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है। सबसे पहले तो ऑफिशियल मेंबर्स, देन रहते हैं नॉन ऑफिशियल मेंबर्स। नॉन ऑफिशियल मेंबर्स और ऑल्सो ऑफ टू काइंड्स। तो जो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स हैं वो भी दो तरह के हैं। सबसे पहले तो इसमें नॉमिनेटेड नॉन ऑफिशियल मेंबर्स, देन है इलेक्टेड नॉन ऑफिशियल मेंबर्स। इसमें हमारे फोर्थ प्रोविजन है इलेक्टोरेट। Three types of electorates were introduced for the elected members in the legislative councils, that is। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि तीन तरह के इलेक्टोरेट्स को इंट्रोड्यूस किया गया है इलेक्टेड मेंबर्स जो हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल में, उनके लिए। दैट इज जनरल इलेक्टोरेट, कम्युनल इलेक्टोरेट, स्पेशल इलेक्टोरेट। यहाँ पे ये बताया गया कि जो जनरली इलेक्शंस वगैरह होते हैं, उनकी मतलब प्लेस वगैरह क्या रहेगी, उनका क्षेत्र वगैरह क्या रहेगा, क्या जुरिस्डिक्शन वगैरह रहेगी, एरिया के बारे में बताया गया है। फिर बताया गया कम्युनल इलेक्टोरेट के बारे में कि एज पर कम्युनिटी वगैरह इलेक्टोरेट वगैरह क्या होगी। फिर बताया गया स्पेशल इलेक्टोरेट के बारे में। द कम्युनल इलेक्शन सिस्टम अराइज फ्रॉम दीज इलेक्टोरेट्स। यहाँ पे ये बताया गया है जो कम्युनल इलेक्शन सिस्टम है वो मतलब इन इलेक्टोरेट से पैदा हुआ है। एम ऑफ इट वाज ओनली द इलेक्शन ऑफ विल ऑफ पीपल। तो इसका जो मेन काम था इस प्रोविजन को लाने का इस एक्ट के द्वारा, इसका मेन एम यही था कि जो इलेक्शन होनी है, इलेक्शन में जो मतलब जनता है, पब्लिक है, वो अपनी मर्जी से इलेक्शन वगैरह में सिलेक्ट करे अपने रिप्रेजेंटेटिव को और उसको चुनाव में जिताकर उसको मतलब बनाए मेंबर वगैरह लेजिस्लेटिव काउंसिल का। अब हम बात करेंगे मेन प्रोविजन जो है फिफ्थ पॉइंट, क्वालिफिकेशंस। द क्वालिफिकेशंस वर प्रेस्क्राइब्ड फॉर द कैंडिडेट्स एंड वोटर्स अंडर द पार्लियामेंट्री रिफॉर्म्स। तो क्वालिफिकेशंस के बारे में बताया गया है कैंडिडेट्स या वोटर्स हैं उनकी जो अंडर पार्लियामेंट्री रिफॉर्म्स में, कि उनकी क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए कैंडिडेट्स और वोटर्स की। दीज वर मेंशन्ड इन द शेड्यूल्स। तो ये शेड्यूल्स में मेंशन किया गया इनको कि क्या क्या उनकी क्वालिफिकेशंस होगी कैंडिडेट्स की जो इलेक्शन लड़ेंगे और उन वोटर्स की जो कि उनको वोट देके जितवाएंगे। वुमेन, चिल्ड्रन एंड अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड वर कंप्लीटली बैंड फ्रॉम वोटिंग। तो इसमें ये भी बताया गया है कि जो वुमेन है, चिल्ड्रन है और जो एक ऐसा पर्सन जो कि अनसाउंड माइंड का है, उनको कंप्लीटली बैन कर दिया गया वोटिंग करने से, कि उनको वोटिंग राइट वगैरह नहीं दिया गया। Only the landlords with specified income or minimum land revenue payment or those with high titles or honorary offices were conferred voting right। तो यहाँ पे ये भी बताया गया है जो तो लैंडलॉर्ड हैं जिन्होंने अपनी इनकम को स्पेसिफाई किया हुआ है, या जिनकी मिनिमम लैंड रेवेन्यू पेमेंट जो है वो डिसाइडेड है, स्पेसिफाइड है, या ऐसे पर्सन जिनका मतलब हाई हाई लेवल पे उनकी जॉब वगैरह है, ऑफिसर्स वगैरह हैं, तो उनको वोटिंग राइट्स वगैरह दिए गए हैं ओनली।
In some cases, the number of voters in a constituency did not exceed 9 or 10. तो कई कॉन्स्टिट्यूएंसी जो हैं कि जैसे कई कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है उनमें ये मतलब 9 से 10 वोटर्स को भी मतलब 9 से 10 वोटर्स ही होते हैं उन कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, उन एरियाज वगैरह में वोट के लिए। इट वॉज नेसेसरी फॉर द कैंडिडेट्स दैट, तो ये बातें जरूरी हैं कैंडिडेट्स के लिए कि जो वोट वगैरह मतलब जिनको जो मतलब इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, दे शुड बी ब्रिटिश सब्जेक्ट्स। सबसे पहले तो भी वो मतलब ब्रिटिश पर्सन होने चाहिए। कंप्लीटेड द एज ऑफ 25 ईयर्स, और उनकी एज 25 ईयर्स कंप्लीट हो जानी चाहिए। टू बी ऑफ साउंड माइंड, और साउंड माइंड के होने चाहिए। नॉट टू बी ऑफ बैंकरप्ट, और वो बैंकरप्ट नहीं होने चाहिए कि मतलब बैंक के साथ कोई भी फ्रॉड वगैरह ना किया हो उन्होंने। Not to be sentenced by a criminal court for an offence punishable with imprisonment for a term exceeding 6 months or transportation। यहाँ पे ये बताया गया है कि कोई भी क्रिमिनल कोर्ट के द्वारा उनको सजा वगैरह पनिशेबल वगैरह ना किया गया हो फॉर अ टर्म एक्सीडिंग, मतलब 6 महीने से ज्यादा उनको कोई भी सजा वगैरह ना हुई हो किसी भी ऑफेंस के लिए। अब 6th इसमें प्रोविजन दी गई है, पावर टू डिस्कस। Prior to the Act of year 1909, the Legislative Council were empowered for 2 limited discussions on budget। तो इस एक्ट जो 1909 का एक्ट है, इस एक्ट के पहले जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है उनको पावर्स वगैरह जो दी गई थी वो काफी लिमिटेड थी, कि वो काफी लिमिटेड पावर्स दी गई थी कि वो बजट पे डिस्कशन कर सकते हैं। बट नो पावर्स वर गिवन फॉर पासिंग रेजोल्यूशन ऑन बजट और एन अप्रोप्रिएशन। बट उनको पहले ये पावर नहीं दी गई थी कि वो रेजोल्यूशन वगैरह पास कर सकें बजट पे या उसमें कुछ सुधार वगैरह ला सकें। द लेजिस्लेटिव काउंसिल वर एम्पावर्ड बाय दिस एक्ट टू डिस्कस द बजट इन डिटेल। तो जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है उनको पावर्स वगैरह दे दी गई इस एक्ट के द्वारा, 1909 के एक्ट के द्वारा, कि वो डिस्कशन वगैरह कर सकते हैं जो बजट वगैरह है उसमें उसके रिलेटेड डिटेल में डिस्कशन कर सकते हैं। टू पास द रेजोल्यूशन ऑन बजट एंड टू अप्रोप्रिएट, और जो बजट पे रेजोल्यूशन वगैरह पास कर सकते हैं और उसको उसमें सुधार ला सकते हैं बजट में। 7th इसमें प्रोविजन दी गई है, पावर टू डिस्कस ऑन अ मैटर ऑफ जनरल पब्लिक इंटरेस्ट। Powers were also delegated to the legislative councils for the discussion on a matter of general public interest। तो पावर्स वगैरह ये भी दे दी गई है इस एक्ट के द्वारा कि जो पावर्स डेलीगेट कर दी गई है लेजिस्लेटिव काउंसिल्स को कि वो डिस्कशंस कर सकती हैं ऑन जनरल पब्लिक इंटरेस्ट के मैटर्स वगैरह में। 15 days notice was required for moving such resolutions। तो 15 दिनों का नोटिस रिक्वायरमेंट लगी है, 15 दिनों की नोटिस वगैरह रिक्वायर्ड है कि वो मूव करना होगा उन रेजोल्यूशन को पास करवाने के लिए। द गवर्नमेंट वॉज नॉट बाउंड टू एक्सेप्ट सच प्रपोजल्स। तो इसमें ये भी बताया गया कि जो गवर्नमेंट है वो मतलब प्रपोजल वगैरह एक्सेप्ट करने के लिए बाउंड नहीं है। गवर्नमेंट की मर्जी है कि वो उस प्रपोजल को उन प्रपोजल्स को एक्सेप्ट करे या रिजेक्ट करे। इसमें 8th और फाइनल प्रोविजन वगैरह दी गई है इस एक्ट की, पावर टू आस्क क्वेश्चंस। नाउ द मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स वर वेस्टेड विद द पावर्स फॉर आस्किंग सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस बाय दिस एक्ट। यहाँ पे ये भी बताया गया है कि ये पावर्स वगैरह लेजिस्लेटिव काउंसिल को दे दी गई कि वो सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस वगैरह आस्क कर सकते हैं बाय दिस एक्ट, इस एक्ट के द्वारा। बट दिस पावर वाज ओनली अवेलेबल ओनली टू दोज मेंबर्स हु हैड आस्क्ड क्वेश्चंस इन पास्ट। बट ये पावर्स ओनली उन्हीं मेंबर्स को दी गई है जिन मेंबर्स ने पास्ट टाइम में क्वेश्चन वगैरह पूछे थे। अब हम बात करेंगे एवोल्यूशन के बारे में कि इस एक्ट का मोरल क्या है, निचोड़ क्या है इस एक्ट का, कंक्लूजन भी बोल सकते हैं। एज डिस्कस्ड अबव, द मॉडले मिंटो रिफॉर्म्स हैव अ लैंडमार्क इन द लीगल हिस्ट्री ऑफ इंडिया। यहाँ पे ये बताया गया है जो भी हमने ऊपर डिस्कशन वगैरह करी है उन सबको देखते हुए जो मॉडले मिंटो रिफॉर्म्स है उनको हम ये कह सकते हैं कि वो एक लैंडमार्क है लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ इंडिया में। अप्रेजल ऑफ मॉडले मिंटो रिफॉर्म्स इज एन अंडर। तो जो मॉडले मिंटो रिफॉर्म्स की अप्रेजल वगैरह की गई है कि मतलब मॉडले मिंटो रिफॉर्म्स वगैरह की मतलब ये बातें जो है कि वो काफी ज्यादा उनको सही माना गया है। अंडर दीज रिफॉर्म्स अपॉइंटमेंट्स ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स इन लेजिस्लेटिव काउंसिल्स वर इनिशिएटेड। तो इन रिफॉर्म्स के द्वारा जो अपॉइंटमेंट वगैरह होती थी इलेक्टेड मेंबर्स की, उनको जो लेजिस्लेटिव काउंसिल के इलेक्टेड मेंबर्स थे उनके अपॉइंटमेंट्स को इनिशिएट किया गया। Now the rectification by the Governor General or Governor was not necessary for the appointment of such members। तो यहाँ पे इस एक्ट के जरिए ये भी किया गया कि जो रेक्टिफिकेशन वगैरह होती थी गवर्नर जनरल या गवर्नर के द्वारा वो अब जरूरी नहीं है जो अपॉइंटमेंट्स वगैरह करनी है मेंबर्स की उस टाइम पे। पहले इस एक्ट के पहले ये बात जरूरी होती थी।
रेक्टिफिकेशन के लिए गवर्नर जनरल या गवर्नर से नेसेसरी थी अपॉइंटमेंट वगैरह जो होती है उन मेंबर्स की, वो मतलब रेक्टिफिकेशन वगैरह करवानी। सो द फर्स्ट टाइम द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्शन वाज कमेंस्ड बाय दिस एक्ट। तो फर्स्ट टाइम ये प्रिंसिपल ऑफ इलेक्शन जो है इसको कमेंस किया गया इस एक्ट के द्वारा। Increase in number of legislative councils and its members is the second characteristics of this act। तो जो लेजिस्लेटिव काउंसिल के नंबर ऑफ मेंबर्स वगैरह थे, ठीक है, और ये सेकंड कैरेक्टरिस्टिक माना गया इस एक्ट का। द रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडियंस वाज आल्सो इंक्रीज्ड। तो जो इंडियंस के रिप्रेजेंटेशन वगैरह करते थे, जो मेंबर्स वगैरह इंडियंस की रिप्रेजेंटेशन करते थे उनको भी इंक्रीज किया गया। नंबर ऑफ नॉन ऑफिशियल मेंबर्स वाज आल्सो इंक्रीज्ड इन प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। तो जो नंबर ऑफ नॉन ऑफिशियल मेंबर्स हैं कि जो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स हैं उनको भी इंक्रीज किया गया। कहाँ पे? प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में, जो स्टेट के लेजिस्लेटिव काउंसिल्स है वहां पे। द राइट्स ऑफ आस्किंग सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस एंड मूविंग ऑफ रेजोल्यूशंस वाज मोस्ट वैल्यूड कंसेशंस। यहाँ पे ये भी बताया गया है कि जो राइट वगैरह दिया गया सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस वगैरह करने का या रेजोल्यूशन वगैरह मूव करने का, इसको भी मतलब काफी कंसेशन वगैरह, काफी मतलब अटेंशन वगैरह दी गई, इसके लिए भी काफी वैल्यू वगैरह दी गई इसके लिए भी इस एक्ट के द्वारा। एट द फर्स्ट टाइम एन इंडियन वाज अपॉइंटेड एज ए मेंबर ऑफ गवर्नर्स काउंसिल। तो इस एक्ट के द्वारा जो एक इंडियन है उसको अपॉइंट किया गया फर्स्ट टाइम गवर्नर काउंसिल में एज ए मेंबर। फर्स्ट इंडियन मेंबर वाज एसपी सिन्हा। तो जो फर्स्ट इंडियन मेंबर था गवर्नर काउंसिल का उसका नाम था एसपी सिन्हा। अब हम बात करेंगे इस एक्ट के डिफेक्ट्स क्या हैं। देयर वर सम डिफेक्ट्स आल्सो इन द एक्ट एज बिगनिंग ऑफ कम्युनल इलेक्शन सिस्टम डेवलप्ड इन द पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल। तो जो कम्युनल इलेक्शन सिस्टम था उसकी जो डेवलपमेंट की पॉलिसी थी वो जो स्टार्ट हुई वो डिवाइड एंड रूल पे बेस्ड थी। वोटिंग राइट्स वर अवेलेबल ओनली टू वेरी लिमिटेड पर्संस। बैनिंग द वुमेन फ्रॉम वोटिंग वाज द मेन डिफेक्ट ऑफ दिस एक्ट। यहाँ पे ये भी बताया गया है कि जो वोटिंग राइट्स थे इस एक्ट के द्वारा, जो वोटिंग राइट्स वगैरह दिए गए वो काफी लिमिटेड पर्संस को दिए गए, और जो वुमेन्स वगैरह थी उनको बैन किया गया इस एक्ट के द्वारा। ये मेन डिफेक्ट माना जाता है इस एक्ट का। नो प्रोविजंस वाज मेड इन द रिफॉर्म्स अबाउट एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। तो यहाँ पे ये भी बताया गया कि कोई भी प्रोविजंस वगैरह नहीं दी गई जो कि एस्टेब्लिशमेंट होगी रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट उसके रिफॉर्म्स के लिए। Many restrictions were imposed on the proposal related to budget। तो काफी restrictions वगैरह लगा दी गई, जो भी प्रपोजल वगैरह बजट्स के लिए होता था उसको उस पे मतलब काफी restrictions वगैरह लगा दी गई कि प्रपोजल एक्सेप्ट होना है रिजेक्ट होना है, वो आफ्टर मतलब डिस्कशन वगैरह के देखा जाता था। काफी restrictions वगैरह लग गई वहां पे। ओके गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।